हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आप सभी की डिमांड पे जो है ये वीडियो आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिन लोगों का पहली बार सीटेट है या फिर जिन लोगों का जो है 1 या 2 बार से नहीं हो पा रहा है, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीटेट के जो 75 नंबर है, जो कि फ्री के नंबर होते हैं, वो आपको लेना ही चाहिए। बस एक गलती होती है जिससे आप समझ नहीं पाते हो। सीटेट के जो लैंग्वेज है, वर्ड है, उसको आप पकड़ नहीं पाते हो। सीटेट के जो 10 ईयर्स के पेपर हैं, जब मैंने अपना तैयारी की थी तो मैंने उसको 2 से 3 बार कर लिया। 2 से 3 बार करने के बाद से अगर आप एक ही चीज को एक बार करते हो उतना नहीं समझ में आता है, दूसरी बार करते हो थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार करते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि बस सीटेट जो है वो लैंग्वेज के साथ खेलता है। हर बार पेपर में क्वेश्चंस वही होते हैं, बस क्या होता है कि लैंग्वेज को वो मोल्ड कर देता है और वो चीज जो है नहीं समझ पाते हैं जो लोग, वो क्वेश्चंस जो है गलत कर देते हैं। चाहे 2021 का हो चाहे 2022 का हो, उसके पेपर देने के बाद से बहुत से बच्चे इससे, जब भी मैं पूछती थी कि पेपर कैसा हुआ तुम्हारा या फिर पेपर कैसा था, तो वो एक चीज बोलते थे कि लैंग्वेज काफी टफ थी। अब आप सोचिए, लैंग्वेज काफी टफ थी, इसका मतलब पेपर तो वही है, बस लैंग्वेज जो है उसको वो अपग्रेड कर रहा है, उसी को आपको पकड़ना है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, हर चीज डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका लॉस होगा। क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे आपको सब चीज बता रही हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, इसलिए मेरा फर्ज भी बनता है कि आपको मैं हर एक चीज वो बताऊं जो मैंने किया है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी करते हैं या फिर एग्जाम देते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होता है उस चीज का। क्योंकि मैंने जो है केवल 3 से 4 घंटे पढ़ाई की तो मेरे 100 नंबर आए, 100 से ऊपर आए। और अगर मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उस पर ध्यान दिया होता तो इसका मतलब मेरे 130 140 आराम से आ जाते। बट और भी चीजें थी साथ में, इसलिए सीटेट तो वैसे भी क्वालिफाइंग ही नेचर का एग्जाम है, आपको 90 लेकर आना है। इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, कम समय में अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। कम समय है, पढ़ाई भी कम करनी है आपको, साथ में और भी चीजें आपकी लाइंड अप है। तो कैसे आप 140 प्लस स्कोर करें, क्योंकि सब कोई ज्यादा नंबर लाना चाहता है और ये सही भी है। कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। अगर आपने पहली बार में कोई चीज क्लियर की होती है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। आपको लगता है कि आपके अंदर है एबिलिटी कोई भी एग्जाम क्रैक करने की। और सीटेट इस बार का काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस बिहार वगैरह में वैकेंसी आएंगी तो वहां पे सीटेट के जो नंबर है एक्स्ट्रा, वो भी जोड़े ही जाएंगे। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको ट्रिक फॉलो करनी है, जो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आपके पास कम समय है, आपको पूरा पोथा नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, पढ़िए, बट वहां पे अपना दिमाग लगाइए। मैंने एक चीज देखा है, जो लोग कहीं से भी पढ़ते हैं वो खुद से नहीं चाहते, टीचर ने जो बोल दिया वही करते हैं। मैं भी इवन आपको पढ़ाती हूँ, इसी वजह से आपने देखा होगा मैं कोई आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप सब जो है कहीं ना कहीं से थ्योरी जरूर पढ़ते होंगे। तो इस वजह से जो चीज मैंने किया था, केवल उस बेस पे जब मैंने उतना अचीव किया है, तो वही चीज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूं। आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। सीटेट के कौन से ऐसे लैंग्वेज हैं जिसपे आपको हमेशा ध्यान देना है, और अगर आपने वो चीज किया तो 150 है, 75 नंबर फ्री के हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके फ्री के नंबर हैं, वो आप सभी को मिलेगा। 75 से ऊपर देखिए कितने कम नंबर बचे हैं जिसमें क्वालिफाइंग आप आराम से कर सकते हैं। तो वो होते हैं मेमोरी बेस्ड फैक्ट क्वेश्चंस, जिसे कुछ आपको समझना है, कुछ याद करना है, तो वो तो आप मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वो हो जाएगा। तो आप सोचिए 75 नंबर फ्री के प्लस जो उसके ऊपर के नंबर है, मतलब अगर आपने 40-50 भी कर लिए तो भी आप सोचिए आपके नंबर तो 100 से ऊपर ही आने वाले हैं। तो लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूं, चाहे वो, अब आप मेरे से ये मत पूछिएगा कि ये पेपर 1 के लिए है कि पेपर 2 के लिए। देखिए, सीटेट का जो एग्जाम है उसकी लैंग्वेज सब में सेम है, वो अलग नहीं है। सीडीपी तो इवन दोनों में सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें बढ़ा देता है। बट मैंने एक ही चीज के लिए, अगर मैंने पेपर 1 पेपर 2 दिया है तो मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ाई की थी। सीडीपी मैं एक ही पढ़ती थी, लैंग्वेज भी मैं एक ही पढ़ती थी। बस क्या था, मेरे पढ़ने का तरीका अलग था, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे करती थी, और आपको भी वही करनी है। तो 75 नंबर जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगे, बिना मेहनत के, बिना कुछ पढ़े। तो वो चीज आपको फॉलो करनी है। सीडीपी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, संस्कृत, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। जहां पर भी ये जो वर्ड्स हैं वो आते हैं, आप तुरंत उसको कैच कर लेंगे। सबसे पहले अब मैं बताने जा रही हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैं मैसेज नहीं पढ़ सकती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं वहां पे, कभी कभी मुझे दिखता भी नहीं है। तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स जो है डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये नंबर वगैरह तो नहीं दे सकते हैं, इस वजह से आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स जो भी दिक्कत हो वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। वहां पे मैं रिप्लाई भी करती हूँ सभी का। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि देखिए,
पेपर जो है मान लीजिए सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें उसका करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। बट अभी जो है मार्केट में बुक्स वगैरह बहुत हैं तो बट गलत बहुत है। बहुत से लोग बुक्स का जो है आंसर को सही मान के पेपर में वही टिक करके चले आते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। बुक पे भरोसा मत कीजिएगा। ऑथेंटिक क्या है, जो सीटेट ने आंसर माना है वो मैंने हमेशा बताया है, और वही ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ और आपको फायदा भी हो रहा है। देखिए लैंग्वेज की पहले बात करते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ 75 नंबर का। लैंग्वेज में सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज का मान लीजिए कि चाहे वो आप हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, संस्कृत ले रहे हो, बट एक पेपर में आपको मतलब जो है 2 लैंग्वेज करनी है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी 2 लैंग्वेज करनी है। अब उन दोनों में से मान लीजिए कि पेपर 1 में जो है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो 15 लैंग्वेज 1 से और 15 जो है लैंग्वेज 2 से 30 नंबर हो गए। वैसे आप वहां पे भी जोड़ लीजिए। तो उसमें जो 15 नंबर है वही मैं आपको समझा रही हूँ कि 15 नंबर फ्री के हैं, आपको नकल करना है। बहुत लोग अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग मत लगाइएगा। पैसेज आता है, पैसेज मत पढ़िए, पहले क्वेश्चंस पढ़िए। और ये मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग के जो नंबर है वो पैसेज में गलत होते हैं। समझ लीजिए 15 में से उनके केवल 7-8 ही सही होते हैं। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 में से आपके कम से कम 14 तो सही होने चाहिए, 14। तो पैसेज है उसमें से नकल करना है। क्वेश्चन दिया है, आंसर ढूंढिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, देन आंसर कीजिए। और ये कैसे हो सकता है आपका सही, इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब मैंने पैसेज करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत टाइम लगता था। मुझे बाद में धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि मैं पैसेज पढ़ने में अपना काफी समय बर्बाद कर रही हूँ और ये ऐसे एग्जाम में पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के मैंने आंसर को ढूंढना स्टार्ट किया, एक दिन की, दूसरे दिन की, मतलब ऐसे करते करते मैंने जो है 10 से 15 पैसेज सॉल्व कर लिए। उसके बाद से अपने आप जो है प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये मैं आपको डेली कराऊंगी। तो 30 नंबर आपके फ्री के हैं। अब आप सोचिए 75 में से 30 नंबर तो केवल नकल करने वाले हैं। तो जो लोग को भी, जिसको भी सीटेट से डर लगता है, चाहे वो सोचते हैं कि मैं नहीं क्लियर कर सकता हूं या सकती हूं, उनको मैं बता रही हूं आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी मत डरिए। सबसे दूसरी चीज, पैसेज कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 5 सब्जेक्ट का बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा होता है, कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझे लगा ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बट मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये चीज मैंने पहले ही प्रैक्टिस जो है बिल्ड कर लिया था कि अनजान क्वेश्चन को क्या करना है कि आप ऑप्शन को देखिए। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका पॉजिटिव आंसर जो है वो एलिमिनेट कीजिए। अगर नेगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव का मतलब इसमें से कौन सा हो सकता है और नहीं का मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। समझ गए होंगे आप। तो मैंने देखा कि एलिमिनेट करने में कि जो 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लगता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसको एकदम तुरंत वहीं पे ऐसे आपको क्रॉस कर देना है। और क्रॉस कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपको ऑफलाइन में तो आप वहीं पे कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आपको जो है सीट मिलेगी वहां पे, तो वहां पर ए लिखिए, उसको तुरंत उसके सामने क्रॉस कर दीजिए। ये आपको हमेशा प्रैक्टिस रखना है अभी से। क्यों? क्योंकि अगर आपने ए लिख के उस पर क्रॉस नहीं किया तो स्ट्रेस होता है, तो उसमें भूल जाता है। आपको दोबारा से स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, तो वहां पे आपका जो टाइम है वो लैग हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑप्शन मैं ऐसे पढ़ती थी कि ए और बी ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको तुरंत काट देती थी वहां पे। बाकी बचे 2 ऑप्शन, अब दोनों में से देखती थी कि कौन सा थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट हो सकता है, बस वहां पे टिक कर दो और वो 100% जो है एकदम सही होता है। तो ये आपको 5 सब्जेक्ट में करना है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में आपको पता है मेमोरी बेस्ड छोड़ के जो पेडागोजी होते हैं वही ज्यादातर लोगों को टफ लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। वहां मैंने आपको बताया। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये चीज जो है हमेशा किया है। जब मैं यूपी टेट का भी जब मेरा एग्जाम था या फिर सीटेट का भी एग्जाम था, तो मैंने दोनों में एक चीज कॉमन देखा है कि जब भी मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला, पॉजिटिव वे का बता रही हूँ पहले, पॉजिटिव वे में ही देखिएगा, जो सबसे बड़ा वाला जो मतलब ऑप्शन होता है कि 2-3 लाइन में लिखा होता है, तो उसको मैं टिक कर देती थी, ऐसे तुक्का लगाती थी। तो फिर मैं ये सोचती थी कि हर बार ये जो बड़े वाले आंसर है वही क्यों सही हो रहे हैं। तो ये होता है, सीटेट का ये चीज है और ये यूपी टेट में भी फॉलो होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन पढ़िए, पॉजिटिव वे में लिखा है, 4 ऑप्शन है, चारों में से अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ा वाला आंसर जो है आंख बंद करके उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। समय वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो बड़े वाले आंसर जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। नेगेटिव वे में पूछेगा तब आप नेगेटिव वे में बड़ा आंसर देखिएगा, पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव वे में। अब ये नहीं कि आप पॉजिटिव वे में बड़ा वाला जो ऑप्शन है उसमें गलत चीज लिखिए फिर भी आपने उसको टिक कर दिया। इतना थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना होगा। दूसरी चीज, बिल्कुल एक दूसरी चीज की, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, उसमें जो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव होते हैं, ये वाले ऑप्शन अगर दिया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे कि टीचर मेथड में पूछता है कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पे लेके जाएं, बच्चों को एक्टिविटी कराएं, और कुछ ऐसा एक वर्ड दे देता है जो आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो बाकी के 2 हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है वो टिक होना चाहिए।
तो ऑल ऑफ द एबव वाले ऑप्शंस जो है सीटेट के 10 साल के पेपर में मैंने ये देखा है कि ये हमेशा सही होते हैं, वो कीजिए। और अगर ऑल ऑफ द एबव नहीं है देन आपको बोथ मतलब A+B दोनों होने चाहिए, तो ये इस पे टिक कीजिए। ये चीज आप नोट कर लीजिए, चाहे आप समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि नहीं आ रहा है तो बड़ा वाला एंड उपरोक्त सभी एंड ए बी, अगर ऐसा कहीं भी दिख रहा है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, बट क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। ये चीज हो गया। और दूसरी चीज कि आपको कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा समय देना है, मैं अपना खुद बता रही हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे हमेशा गलत हो जाते हैं। एक बार मैंने पेपर दिया था तो उसमें पेट्रोलियम से, सीटेट में पूछा था पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो इतना ईजी था कि वो कोई भी गलत नहीं कर सकता है, और मैंने वो गलत कर दिया, इसी वजह से थोड़े मेरे नंबर कम हो गए। तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज जब भी आपको ईजी क्वेश्चन आए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, 1 मिनट ठहरिए, वहां पे उसको ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन टिक कीजिए, दोबारा से एक बार पढ़िए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन में अगर आपने गलती की है तो आप बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस जो है वो सभी लोग कर लेते हैं। तो इजी क्वेश्चंस का ये होता है, ऐसा लगता है कि अरे ये तो एकदम आसान है, उसको तुरंत टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इजी क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होना चाहिए। और टफ क्वेश्चंस में अगर आपके कम समय लग रहे हैं और आप अपना माइंड जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, देन कोई दिक्कत नहीं है, बट इजी क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम देने के बाद जब हम आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए था, नहीं तो मेरे नंबर और अधिक हो जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज मैंने किया है, मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज सीडीपी का या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें मैं आपको एक चीज बस बताना चाहूंगी कि बच्चा जो है हर हाल में सही होता है, बच्चा कभी गलत नहीं होता है। अगर बच्चा कमजोर है, स्कूल नहीं आ रहा है, परेशान कर रहा है बच्चों को, इसका मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। बच्चा फेल हो रहा है, इसका मतलब टीचर जो है वो बच्चे को समझ नहीं पा रहा है, सही से पढ़ा नहीं पा रहा है। बच्चों को कभी अलग नहीं करना चाहिए, बच्चों को सभी को साथ में पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि कमजोर बच्चे को अलग ग्रुप बनाए, आपको तेज का अलग बनाना है, आपको मिक्स ग्रुप बनाना है जिसमें सभी एक साथ जो है एक दूसरे से सीख सके, मतलब कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो ये याद रखिएगा कि बच्चा हर हाल में सही होता है। कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखा कि बच्चा जो है इसका मतलब बच्चे की ही गलती है, तो वो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो है जेंडर से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि लड़कियां जो है वो मतलब उनको ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, वो मैथ में कमजोर होती हैं, उनको घर का ही काम कराना चाहिए। तो ये इसका मतलब आप रूढ़िवादी सोच के हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, तो ये चीज भी गलत है। आपको इक्वालिटी देनी है कि लड़का या लड़की वो दोनों बराबर हैं। क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है जहां पर आपको जेंडर जो है उसको इक्वल करना है, या फिर आपको दिखाना है कि लड़कियां भी कम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बच्चों के किसी की भी मम्मी जो है कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है जो कि मेल वगैरह करते हैं, तो वो वैसे वाले एग्जाम्पल अगर आपको दिखे कि वो भी ऑटो चलाती हैं, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा राइट होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, जो कि सीटेट खेलता है हर बार। अभी ऊपर की चीजें भी ध्यान रखना है, हर बार खेलता है वर्डों के साथ, शब्दों के साथ। उस शब्दों को पकड़िएगा तो आपके 75 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्लस जो अभी मैंने आपको बताया वो भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पॉजिटिव वे में बता रही हूँ। पॉजिटिव वे का मतलब समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें से सही है, और नेगेटिव का मतलब कौन सा सही नहीं है। अगर आप कोई भी टीचिंग करा रहे हो और तो उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को जितना ज्यादा आप एक्टिविटी में जो है भाग लेने को कहते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। तो मान लीजिए ऑप्शन दिया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पर एक ऑप्शन में ऐसे वर्ड अगर लिखे हैं कि दैनिक जीवन से इनको जोड़े, मतलब आप जो उनकी स्कूली शिक्षा है उसको वास्तविक दुनिया से जोड़े, ऐसे ऑप्शन हमेशा राइट होते हैं, पॉजिटिव वे होते हैं। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया दैनिक जीवन से जोड़ना। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन। कहीं भी अगर आपको समावेशी शिक्षा ऑप्शन में दिख गया है, पॉजिटिव वे तो अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो समावेशी शिक्षा मतलब एक साथ सबको बिठाकर पढ़ाना। तो ये जो है समावेशी शिक्षा वर्ड जो है अपने आप में ही बहुत भारी वर्ड है, क्योंकि इसके इतना अच्छा वर्ड कोई नहीं है जिसमें आप सभी बच्चों को जो है एक समान रखते हैं। दूसरा, आपको हर कॉन्टेक्स्ट में जो है भाषा का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसका क्या मतलब है, बहुत से लोग जो है शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते, इस वजह से भी वो ऑप्शन टिक नहीं करते हैं। देखिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि आप हर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हर कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, हर बच्चा जो है, मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो क्या 30 बच्चे एक ही आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ के कर पाएंगे? नहीं ना। आपको हर बच्चे के लिए अलग अलग चीजें करनी है। आपको एक जैसा होमवर्क नहीं देना। जैसे कि पहले होता था कि अपना काम जो है टीचर कम करने के लिए किसी को अगर मल्टीप्लीकेशन दे रहे हैं तो सबको एक ही जैसा दे रहे हैं, सबको डिवाइड भी एक ही जैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर बच्चे को आप अलग होमवर्क दीजिए, जिसको जितना समझ में आ रहा है उसके क्षमता के हिसाब से दीजिए, ना कि अपने भार को कम करने के लिए। तो ये भी है कि सबको एक जैसा होमवर्क नहीं देना है, सबको अलग होमवर्क देना है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है।
दूसरा, आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग करना है। जिस बच्चे को जिस तरह से समझ में आ रहा है वैसे समझाइए। तो जहां भी आपको ऐसे दिख जाए कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करके, तो वो हमेशा राइट होगा, उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ लैंग्वेज, क्योंकि हर जो है पेपर में, चाहे जो भी अभी तक हुआ है, सब में ये जो वर्ड्स हैं वो कई बार पूछे हैं, और ऑप्शन में ये वर्ड्स आपको दिखते भी होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ। तो दूसरी, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो देखिए ये आता भी है कि बच्चे जो है बस ऐसे लिख के सीख सकते हैं, पढ़ के नहीं। बच्चे की जो इंद्रियां हैं, जो उनके सेंसेस हैं, वो जितना ज्यादा जो है यूज होती है, बच्चा उतना ज्यादा सीखता है। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी मेथड है। दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चों की इंद्रियां जो है जितनी ज्यादा शामिल होंगी, वो बच्चा उतना ही अच्छे से सीखेगा। ये हो गया। दूसरा, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। ये आजकल स्कूलों में भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हो रहा है। हमको एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, बच्चा उसमें करके सीखता है। ये हो गया। उसके बाद से जिज्ञासा, कहीं भी जिज्ञासा वर्ड दिया है तो वो हमेशा राइट होगा। क्यूरोसिटी, क्योंकि बच्चे जो है वो जिज्ञासु होते हैं, खुद से करके सीखते हैं। उसके बाद से बाल केंद्रित, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। आपका क्लासरूम है वो हमेशा बाल केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित नहीं। आपको निर्देश नहीं देना है, आपको बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाना है। ये नहीं कि आपने जो है जो चॉक एंड टॉक होता है, इस चीज को भी आपको प्रमोट नहीं करना है। चॉक एंड टॉक मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि आप खड़े हो गए हैं ब्लैक बोर्ड पे, आपने लिख दिया, उसके बाद आप आराम से बैठ के अपना फोन चला रहे हैं, इसका मतलब चॉक एंड टॉक। आपने बच्चों को उसमें शामिल ही नहीं किया। ये चीज नहीं करना है। आप कुछ भी पढ़ाइए, कुछ भी करिए, बच्चे जो है उसमें प्रश्न करने ही चाहिए। जो भी क्लास, जिस क्लास में बच्चे ज्यादा प्रश्न नहीं करते हैं, उस क्लास में को ऐसा माना जाता है कि वहां पे बच्चा जो है कुछ सीख नहीं रहा है। आपको बच्चों को डांटना भी नहीं है। तो ये चीज हो गई बाल केंद्रित, आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। एक होता है कि हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक मतलब कि आप अपने खुद से, बच्चा जो है, आप ये नहीं कि आपने कोई एक्टिविटी कराना है उसको आपने खुद से कर दिया पूरा और बच्चों को बस आपने दिखा दिया। नहीं, कोई भी चीज करना है तो उसमें बच्चों को शामिल कीजिए। बच्चा अपने हाथ से करेगा तो वो उसमें उसको एंजॉय भी करेगा, उसमें कुछ सीखेगा, उसमें से कुछ जो है क्रिएटिविटी होगी। ये हो गया। उसके बाद से मिस्टेक्स, जैसे कि अभी मैं 2-3 दिन, एक मैंने प्रीवियस ईयर कराया था, तो उसमें इसे क्वेश्चन कई बार पूछा था कि त्रुटियां जो हैं बच्चे करते हैं, इसका मतलब बच्चा सीख नहीं रहा है। नहीं, बच्चे गलती करेंगे, गलतियों से ही सीखते हैं, और त्रुटियां जो है होनी ही चाहिए। अगर त्रुटियां नहीं हो रही है, इसका मतलब आप जो पढ़ा रहे हो उसमें कुछ गलती है, टीचर के पढ़ाने में। तो जो त्रुटियां हैं वो होनी चाहिए। और त्रुटियां क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको भी आप टिक कीजिएगा। उसके बाद से देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एक बार अपने आप को टीचर, कोई भी क्वेश्चन आए तो खुद को एक टीचर समझ लीजिए वहां पे, और आप सोचिए कि आपके सामने एक बच्चा है, उसको आपको कैसे ट्रीट करना है। जब भी आप अपने आप को रख के सोचेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको करके सिखाना है। आपको बच्चों को एक्टिविटी में जितना ज्यादा हो सके भाग उनको बोलिए कि वो शामिल हो। उसके बाद से जो है चर्चा, ये चर्चा वर्ड जो है हिंदी में बहुत आता है। हिंदी क्या मतलब सारे ही सब्जेक्ट में आता है कि आपको चर्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर हतोत्साहित। प्रोत्साहन जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, हतोत्साहित जो है वो नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित मतलब आप बच्चों को जो है आगे नहीं बढ़ा रहे हो, और आपको बच्चों को एप्रिसिएट करना है। तो चर्चा में उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो भाग ले, क्योंकि वो वहां पर अपने थॉट प्रोसेस जो है वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद से जो है प्रोत्साहन तो आपको बच्चे को करना ही है। बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको डांटिए मत, ना तो प्रिंसिपल से शिकायत कीजिए, ना तो उसके मम्मी पापा से। आपको उससे वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसका जो रीजन है वो पता लगाइए, कारण का पता लगाइए, और उसे आप अपने हिसाब से, जैसा बच्चा समझ सकता है, उसको आपको उस मेंटल लेवल तक जाना है उसको समझाने के लिए, ना कि आप उसको एकदम डांट के चुप करा दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो कारण का पता लगाने वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा राइट होते हैं। बच्चे जो है, ये सृजनात्मकता जो वर्ड है ये भी ऑप्शन में कहीं दिख जाता है, सृजनात्मकता, तो आपको इसको भी टिक करना है। ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। मीनिंगफुल लर्निंग करानी है आपको, हमेशा अधिगम जो है अर्थपूर्ण अधिगम कराना है, जिसमें बच्चा कुछ सीखे। और एक चीज और कि मैंने एक चीज तो आपको बता दिया कि बड़ा नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा आंसर आपको दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए, ये हो सकता है। अब नेगेटिव भी वर्ड्स आते हैं, आपने ऑप्शन देखा होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता रही हूं। अगर कहीं भी लिख दे कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, तो याद रखिएगा बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए जो है जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं। तो निष्क्रिय जो है एक नेगेटिव वर्ड है, नोट कर लीजिए। अदरवाइज मैं इसका चार्ट अच्छे से बना के आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। दूसरा जो है, हमको बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना है कि वो जो है क्लास में टॉप करे, क्लास में नंबर बहुत अधिक लेकर आए। उससे क्या होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपको क्लास में उनको टॉप कराना नहीं, आपको उनको सिखाना है। तो ग्रेडिंग मतलब आपको ग्रेड के हिसाब से भी बच्चों को नहीं बांटना है कि ये इसके नंबर ये फर्स्ट आ रहा है, ये कमजोर बच्चा है, ऐसे बिल्कुल भी उनके ऊपर लेवल नहीं लगाना है। तो ग्रेडिंग अंक अगर कहीं भी ऐसा दिख जाए कि ग्रेडिंग अंक को प्रमोट करें, तो वो ऑप्शन रॉन्ग है नेगेटिव वर्ड में। अब ये मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दूंगी तो आप वो आराम से कर सकते हैं।
और मैंने आपको जेंडर बता ही दिया है। जेंडर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, तो वो नेगेटिव में ही चीजें हैं, क्योंकि कोई भी किसी से ना तो कम है ना ज्यादा है, सब बराबर है। ये हो गया। असमानता कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और व्याकरण, कोई भी भाषा सीखना है तो उसके लिए व्याकरण अगर आ गया कि आपको व्याकरण आना ही चाहिए, तो ये गलत है। बिना व्याकरण तो बाद में होता है, उसके पहले तो आपको भाषा को सीखना चाहिए। तो व्याकरण का प्रयोग ऐसा कहीं आए तो वो भी गलत है। शिक्षा केंद्रित मैंने बता ही दिया कि टीचर सेंटर्ड नहीं होगा। जो टीचर है वो निर्देश नहीं देता है, वो बच्चों के साथ जो है उनको सिखाता है। ये हो गया। और उसके बाद से आपको 2-3 चीजें तो इजी ही होती हैं कि आपको याद करना, रटना, इन सब चीजों पे फोकस नहीं कराना है, आपको उनको सिखाना है, आपको उनको दंड नहीं देना है। पनिशमेंट वाली चीजें बिल्कुल भी गलत है। कंठस्थ हो गया, रटना, याद करना, ये सब के सब नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित मैंने आपको बता ही दिया, उनको डीमोटिवेट नहीं करना है कि आप उनको जो है क्लास में खड़े होकर डांट दो और वो शर्मिंदगी महसूस करें, ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको उनको अलग से समझाना है। और एक चीज मैंने हमेशा ही बताया, कहीं भी ऑप्शन में अगर केवल लिख रहा है या फिर मात्र ही, केवल ही या फिर केवल इसी के मात्र ही, तो ये वर्ड्स जो है नेगेटिव है कि केवल हिंदी ही पढ़नी चाहिए, केवल इंग्लिश ही पढ़नी चाहिए, केवल हमको अपनी जो है मातृभाषा यूज करनी चाहिए, ये सारे वर्ड्स गलत हैं। उसके बाद से बहुभाषिकता कहीं भी आपको दिख रहा है, उसको प्रमोट करना है, वो पॉजिटिव वर्ड है। एंड जितना हो सकता था मैंने सब कुछ नोट किया था ताकि कुछ छूटे ना आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो है हर बार आता है, ये लैंग्वेज जो है ये हर बार, इस बार भी आएगा। तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अच्छे से जो है नोट जरूर कीजिएगा। और ये 75 नंबर ऐसे हैं जो ऑप्शन में देता है और आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, आप आराम से कर लेंगे। बाकी के 75 नंबर के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो मेमोरी बेस्ड है, फैक्चुअल है, पैसेज है इंग्लिश हिंदी का, वो सब मैं कराई रही हूँ। थोड़ा सा टाइम का इशू है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स का मैं एक साथ नहीं करा पा रही हूँ। फिर भी आपके जो 10 साल के प्रीवियस ईयर है प्लस जो ये 1 महीने का हुआ था, वो टेंशन मत लीजिए, वो एग्जाम से पहले आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। और सीटेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी मॉक टेस्ट जो है एक अवेलेबल होता है, आप वहां से भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा। आपको अच्छे से बस क्या करना है, ना समझ में आए बड़ा आंसर चूज कीजिए, आगे निकल जाइए, बस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर 2 से 3 बार जो है इसको ध्यान दीजिएगा। ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा और उसमें नहीं पे ध्यान नहीं दिया और वो टिक कर दी, और ये जल्दीबाजी में होता है। कभी कभी तो ओवर कॉन्फिडेंट में भी गलतियां होती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। लैंग्वेज का जो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है एक जनरल है, ये कोई ऐसा बड़ा ज्ञान नहीं है, ये चीजें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपको बताया है, क्योंकि सीटेट जो है लैंग्वेज पे खेलता है। इस बार भी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अगर मोल्ड हो, तो अगर आपने ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी चीजों में बच्चा सीखता है और कौन सी चीजें हमको बच्चों के लिए यूज नहीं करना चाहिए, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। चाहे कोई भी केस हो, बस एक चीज याद रखिएगा कि बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी बच्चा करे, बच्चे की गलती कभी नहीं हो सकती है। आपको बच्चे को जो है, बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है अपने स्कूल में। अब उनको अपना मतलब हर वो चीज कोशिश करनी है जिससे बच्चा सीख सके। तो बस यही चीजें तो है, इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, बहुत इजी है। सीटेट के इतना इजी एग्जाम मुझे कोई भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सब दिमाग का खेल है, सारे वर्ड्स का खेल है। बाकी याद करने वाले तो आपने खुद देखा होगा कितना ही है, पेडागोजी ही होते हैं 15-15, बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो फ्री के ही नंबर वाले होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर जो है मैं सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ। आज के कुछ वर्ड्स हैं वो भी वहां पे जो है मैं शेयर कर दूंगी। एंड बहुत से लोग बोले कि नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाता है, तो बेल आइकन जो है यूट्यूब पे आप उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि नोटिफिकेशंस जो है वो नहीं मिल पाता है, इस वजह से आपको वो बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी जो भी थोड़ी बहुत मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसमें आप आराम से 140 प्लस कर सकते हो, बस खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। अगर आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो तो उसको दिमाग से पढ़िए कि हाँ ये क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वैसे पढ़ना है। अदरवाइज ये तो वीडियो था, अब मैं ये सारे सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स आपको बता दूंगी कि ये वाले टॉपिक जो है आप जरूर पढ़िएगा, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो जरूर आएगा। वीडियो सच में अगर आपको पसंद आता है, आपको इससे हेल्प मिलती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ईमानदारी से सीटेट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, बस आपको पढ़ना है। और मैं अपनी हर वो कोशिश करूंगी जिससे कि आपका सीटेट जो है वो आराम से क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल जो लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में है, मैं आपको बता देती हूँ, सीटेट अगर आप एक बार ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे, लैंग्वेज को पकड़ लिए, तो आपकी जो क्वेश्चन हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।